अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेंट्रल फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंट्रल फोर्स जो नेक्स्ट आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेंट्रल फोर्स का, इसलिए हमने सोचा कि इसी के ऊपर, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर रख लेते हैं। ये इनके सेंट्रल फोर्स होती क्या है, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है छोटी छोटी, वो जो नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज़ होनी है उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है। A force whose line of action passes through a single point or center and whose magnitude depends only on the distance from the center is called a central force. एग्जाम्स के लिहाज से आप लोगों ने इस डेफिनेशन को सेम एज इट इज़ लिख लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, वहाँ पे आपने यही लिख कर आना है सेंट्रल फोर्स को। अब ये सेंट्रल फोर्स होती क्या है, इसको अगर हम आसान लैंग्वेज में बात करें तो अ फोर्स विच हुज लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट आर सेंटर, यानी कि ऐसी फोर्स जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी भी दूसरी चीज़ के सेंटर से पास करता हो, एंड हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता हो जो कि उस सेंटर से उस पॉइंट तक या उस पार्टिकल तक मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। इसके एग्जांपल्स में कुछ जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है, वो भी एक सेंट्रल फोर्स की ही एग्जांपल है। तो जैसे यहाँ पर देखें, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो हमारे पास कौन कौन सी है। ग्रेविटेशनल फोर्स दी हुई है, ये भी एक सेंट्रल फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको भी हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, यानी कि सूरज के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स की मोशन है उसको भी सेंट्रल फोर्स की मदद से ही मूव कर रहे हैं। एंड स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय न्यूक्लियाई आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स। इसी के साथ साथ बोर आल्सो डिस्क्राइब्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म ऑफ क्लासिकल बॉडी सेंट्रल फोर्स, यानी कि बोर ने जो अपना हाइड्रोजन एटम के मतलब जो अपना जो मॉडल डिस्क्राइब किया था वो भी सेंट्रल फोर्स की बिना पर ही उन्होंने डिस्कवर किया था। क्लियर स्टूडेंट? तो ये होती है हमारे पास सेंट्रल फोर्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, साथ में उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं कौन कौन सी होती हैं सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, यानी कि कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज़ होगी, उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। The motion of a particle of mass m subjected to such force follows the equation of motion. उसकी ये हमारे पास इक्वेशन मोशन ऑफ मोशन दी हुई है कौन सी, यानी कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एम डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। अब हमें पता है कि डी आर ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। तो यहाँ से एक डी को हम ले लेते हैं, एक टी को हम लेके तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी टी क्यू हम इसको लिख सकते हैं। एक आपने ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर यूज़ होगा। फॉर अ टू डायमेंशनल केस, यानी कि किसी भी दो डायमेंशनल केस के लिए एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, जो एफ है ये सिर्फ आर का फंक्शन ही कहलाएगा। किस तरह से, सच दैट ए आर इज इक्वल टू आर डॉट डॉट माइनस आर थीटा स्केयर डॉट। अब ये भी एक छोटी सी इक्वेशन है, छोटा सा रिलेशन है, यानी कि नेक्स्ट ए आर का हम यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे हम ए आर की वैल्यूज़ यही वाली पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों ने अलहदा से याद रखना है। या फिर एक और छोटा सा रिलेशन हमारे पास ये भी बन जाता है, ए आर इज इक्वल टू आर थीटा डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, यानी कि अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लें तो, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस ये हो गए, एक रिलेशन ये हो गए। इन रिलेशंस को भी अलहदा से लिख लेना है, बेशक इसी तरह से एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के इस डायग्राम की मदद से आप इसको लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। और इसके साथ ही जो है वो सेंट्रल फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए, और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं ये सारा कुछ पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड ही काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।